फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज। हाँ, बजट में हम प्रावधान जरूर ये करते हैं कि किस तरीके से हम जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। बजट में हमारी नीतियां ऐसी होंगी जिससे कि जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और अधिक से अधिक विदेशी निवेश भारत में आए, ठीक है, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक नई तकनीक भारत में, मतलब भारत से मतलब मेरा किसी भी देश से एक नई तकनीक आती है, ठीक है, और उस नई तकनीक से उत्पादकता बढ़ती है, और जब उत्पादकता बढ़ती है तो लोगों की आय भी बढ़ती है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन किसी का था इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, जब मैं निकल रहा था इकोनॉमिक सिस्टम जो है आप किसी भी किताब से भाई पढ़ लो, गया 3 बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम्स रहे हैं, एक कैपिटलिज्म, ठीक है, एक सोशलिज्म और एक मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके फाइन। एंड सी थोड़ा सा अगर हम टेक्स्ट बुक के बाहर की बात करें तो आपके लेवल पे, तो मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कोई सिस्टम होता है, इट इज अ ट्रांजिशन इकोनॉमी, इधर या तो वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में मूव कर जाएगी या तो सोशलिस्ट सिस्टम में मूव कर जाएगी, ठीक है। हाँ, हम शुरुआत कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि कल किसी ने बोला कि जो भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो सब कुछ बेच देगी, जो होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो हमने शुरुआत की मिक्स इकोनॉमी से ना दिया, अब हम जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम की जो बेसिस होती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है, वो इस बेसिस पर होता है कि जो मूल प्रश्न है अर्थशास्त्र का, ठीक है, वो 3 है। अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऐसा नहीं, ये नहीं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज का कैसे हम एलोकेशन करें, ठीक है, उसमें ये आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम, ठीक है। दूसरा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसको हम कैसे बढ़ाएं, जैसे कि पहले हमारे पास ईंधन के मुख्य स्रोत हुआ करते थे पेट्रोल और डीजल, आज सीएनजी है और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और अदर थिंग्स, ठीक है। फिर पूर्ण रोजगार, तो इन 3 चीजों पे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम करते हैं। तो आप लोग कोई किताब देखोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो है इकोनॉमिक सिस्टम क्या, अगर मैं एक्सप्लेन लेक्चर दूंगा तो हम 2 लेक्चर इस पे चला जाएगा कि वो फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोशल सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कल हम लोग बात किए थे कि what is capital expenditure and what is revenue expenditure, तो दोनों में एक जो फंडामेंटल डिफरेंस इमर्ज किया था, उल्लेख किया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से, हेलो, इधर इशू ऑफ ऑयल और ग्राउंड for I don't know, even I have from my mobile, because you will get it. Even I have shared with this with our I go down. और मैसेज में आ गया ना, कल नहीं आया तो आप ग्रुप में हो यहाँ पर, ग्रुप में ऐड सभी चीज देखा तो सब बताने अगर तुम मोबाइल से लेकर बाहर रहेगा प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन में था। ठीक है, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक तरह से गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिसको पूंजी कहते हैं, वो या तो गवर्नमेंट के लायबिलिटीज को कम करता है या तो उसके एसेट्स को बढ़ाता है। जैसा किसी ने कहा कि सरकार ने कोई पुल का निर्माण कर दिया या किसी हाईवे का निर्माण कर दिया या कोई अस्पताल बनवा दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एक सरकार के एसेट्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे सरकार ने जो है कोई विभाग बनाया, ठीक है, ये प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को खत्म करने का मुख्य कारण यही, ठीक है, कि वंस एक बार जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसको बनाए रखने के लिए फिर आपको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने प्लान एक्सपेंडिचर की एम्स की स्थापना कर, ठीक है, लेकिन जब वो एम्स का स्थापना तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आज के क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब वहां के एम्प्लॉइज को अब तनख्वाह देनी पड़ेगी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा,
ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दैट वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं जो आपके मतलब की चीज है कि अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में तीन चीज हो सकती रिलेशनशिप, तीन तरीके की रिलेशनशिप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में हो सकती है। ठीक है, आप देख रहे होगे इधर एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अधिक हो सकता है, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर हो सकता है, तीसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम हो सकता है। तो हम कभी भी नॉर्मली सामान्य परिस्थितियों में अभी आज तक ऐसा मेरी जानकारी में हुआ कि रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर से अधिक हो, माने कि सरप्लस बजट हमेशा जो है वो डेफिसिट बजट या एक्सपेंडिचर जो है हमेशा रेवेन्यू से ज्यादा है। तो जब हम डेफिसिट की बात करते हैं तो कितने तरीके के डेफिसिट होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप लोगों ने सुना होगा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ये हर बजट में इस बात की आती है। ठीक है, तो जैसे रेवेन्यू डेफिसिट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसीव्स। ठीक है, कि हमारी रेवेन्यू रिसीव्स कितनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना। ठीक है भाई, लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट की हम बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। हर बजट में बात करोगे तो हर बजट में देखोगे तो गवर्नमेंट इसको राजकोषीय घाटे, ना तो रेवेन्यू डेफिसिट पे बात करेगी, ना तो प्राइमरी डेफिसिट पे बात करेगी, ना तो जो है बजट डेफिसिट, किस पे बात करेगी, राजकोषीय घाटे, कि हमारा राजकोषीय घाटा इतना प्रतिशत है। जब हम कहते हैं कि हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2.3% है। व्हाट डज इट मींस? पहले समझो, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है, वो सरकार की देनदारियों को बताता है कि उसकी लायबिलिटीज क्या है, इंडेटनेस, मतलब कितना सरकार जो ऋण में है, व्हाट इज द लेवल ऑफ इंडेटनेस ऑफ द गवर्नमेंट, उसका मार्केट से या किसी तरीके से कितनी बोरोइंग क्यों नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो इंटरेस्ट पेमेंट प्लस मार्केट बोरोइंग ऑल, ठीक है, तो अगर हमने कहा कि राजकोषीय घाटा 2.3% है तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे जीडीपी का 2.3%, the government is either paying as an interest or the principal amount of its liability. आप देखोगे उसके साथ एक और वर्ड जुड़ा है, 2.3%। जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो सापेक्ष वैल्यू है, किसके सापेक्ष, कहां से दो, किसका 2.3%, किसका 2.3%, 100 रुपए का 2.3% या 200 रुपए का। तो बात जो आती है इसमें, जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, अभी इस बजट में उसका उल्लेख था। ठीक है, तो एक नया एक्ट लाएगा, मेन आपको फिस्कल डेफिसिट समझना है। ठीक है, अभी मोनेटाइज डेफिसिट में बता दूंगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो जो मेन चीज पूछी जाती है वो फिस्कल डेफिसिट पे पूछी जाती है, राजकोषीय घाटे पे। कोई जो है प्राइमरी डेफिसिट, बजट डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं करता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि 2.3% जो है फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी है वो 2.3% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट या आवर्ती वो जा रहा है। मैं आपको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव है। जैसे कल किसी ने कहा कि सरकार जो है एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है या बैंक को प्राइवेटाइज कर रही है, तो मैं कहा प्रॉब्लम डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन में नहीं है, क्योंकि इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, इट इज ऑल टाइम हाई। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टिमुलस की जरूरत है, तो जो पैसा हम मार्केट से जनरेट कर रहे हैं
वो किस मद में खर्च कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया और उस 1 लाख रुपए जो आपने लोन लिया, अगर उसको आप कंज्यूम कर गए, मतलब अपने खर्चे कर लिए, घर में टीवी, फ्रिज और ये सब खरीद लिए, ठीक है, तो क्या आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी? लोन की रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर उस 1 लाख से आपने अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में पैसा लगाया जिससे कि आपकी आय में वृद्धि हो गई, ठीक है, तब आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो बात तो कल वो एक जिसमें बच्चों ने क्वेश्चन उठाया था कि प्रॉब्लम डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन से नहीं है, जो हमने कैपिटल रिसीट्स में बात की थी कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल रिसीट्स का एक हिस्सा है। प्रॉब्लम ये है कि वो खर्च कहां पे होगा। क्या जो गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को खत्म करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो हेड ला, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में खर्च हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग में खर्च हो रहा है, तो अनडाउट हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो बहुत पहले इसलिए ये जो आप हमेशा याद रखिएगा, अक्सर आपको जरूरत पड़ेगी, FRBM पूरा इस बार फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई, तो उस समय हमारा राजकोषीय घाटा करीब करीब डबल डिजिट में था और इन्फ्लेशन भी करीब करीब डबल डिजिट में था, ठीक है। तो ये लाया गया, जैसे कि अभी कुछ साल पहले ही सरकार ने कहा कि जो है सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करना चाहिए और ये करना चाहिए, जिससे कि सभी को आया है कि दैट इकोनॉमिक क्लास इज अ कैटल क्लास, अगर आपको अखबार और पुस्तक में, ठीक है। वो इसका ऐसा है कि किस तरीके से सरकार अगर अपनी आय को नहीं बढ़ा सकती, सरकार अगर अपने आय को नहीं बढ़ा सकती है तो कम से कम खर्चों में तो कटौती कर सकती है। वो खर्चे कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन से खर्चे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले खर्चों को कम करेगी, ठीक है, तो जो है कुछ जो है हम अपने फिस्कल डेफिसिट का कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर देगी तो उसकी कैपेसिटी फर्दर रेज द लेवल ऑफ इनकम विल इंक्रीज, कैपेसिटी फर्दर रेज द लेवल ऑफ इनकम विल इंक्रीज, ठीक है। हाँ, यस, लोन और टैक्स दोनों अलग है। लोन हमेशा लायबिलिटी को बढ़ाएगा, हाँ, क्या आप मैं समझ रहे आप कह रहे हो कि हमने जो है एक एम्स बना लिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया, अब उससे जो हमको आय मिलेगी वो जो है हमको कैपिटल रिसीट मिलेगी, नहीं दैट मीन फीस, एम्स में जो सर्विस देगा क्या देगा? फीस देगा, ठीक है। दूसरी चीज समझा और क्लैरिटी हो जाएगा, जैसे हमने एक फर्टिलाइजर कारखाना लगा दिया, जैसे गोरखपुर में जो है 2 साल पहले फर्टिलाइजर कारखाने की शुरुआत हुई थी, आप लोगों को इसे याद रखना चाहिए, ये सब आपके टिप्स होना चाहिए, ठीक है। अब वो फर्टिलाइजर कारखाना अगर लाभ अर्जित करने लगा, ठीक है, क्योंकि वो सार्वजनिक उपक्रम है, वो क्या है पब्लिक इंटरप्राइज है, तो लाभ शब्द तो सही नहीं होता, ठीक है, सरप्लस। तो अगर वो सरप्लस आ जाएगा किसमें आएगा? रेवेन्यू रिसीट आएगा ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। कल पूरा इसी तरह डिस्कस हुआ है। एक बात हमेशा याद रखो, कैपिटल और रेवेन्यू दो चीजों, लायबिलिटी और एसेट का होता है मामला, किसका? लायबिलिटी और एसेट। जैसे अगर कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स में क्या है? हमने लोन ले लिया तो पैसा तो मेरे पास आ गया, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल रिसीट डिसइन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, विनिवेश कर दिया, पैसा हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे एसेट क्या हुए? कम। तो
अभी इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है, इसके बाद बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, टॉकिंग ओनली अबाउट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि वो कैपिटल रिसीव्स में बदल सकता है, और जो कैपिटल रिसीव्स है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बदल सकती है। कैसे? जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में 2021 मान लो 2021-22 में सरकार ने पब्लिक बॉन्ड खरीदी, वो कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या किसान विकास पत्र है, कुछ भी है, एनी गवर्नमेंट बॉन्ड, वो जाएगी इस वित्त वर्ष में सरकार को क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये जो किताब मैंने कल आपको बताई थी ना लाल लाल, उसमें इसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, ये कैसे चीजें कि उसके तरीके क्या है, ठीक है, मैं उसका आता हूं। तो जब वो मैच्योर होगा, तो जब गवर्नमेंट उसका रीपेमेंट करेगी तो क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, दैट इज बिकम अ एक्सपेंडिचर। तो जरूरी जो चीज आज रिसीट्स में है वो एक कल रिसीट्स में है, और जो चीज आज एक्सपेंडिचर में है वो कल एक्सपेंडिचर में है, ठीक है, ठीक है। क्या ग्रांट एंड एड्स, तब मैंने बताया ना यूनिलैटरल ट्रांसफर, रेवेन्यू रिसीट, ग्रांट्स एंड एड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब मैंने बताया ना ग्रांट्स एंड एड्स, एक तो हमको मिल नहीं सकता और एक हम दे नहीं सकते। बात पर समझो, ये चीज आप लोग थोड़ा सा समझ लो, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पेमेंट दो तरीके, एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट लाइक सब्सिडी। सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट। सब्सिडी समझते हो? ये बजट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बजट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सब्सिडी। क्या होता है? लेकिन अगर मान लो आपसे मैं ये कहूं कि 2 नंबर का सवाल है डिफरेंस सब्सिडी, बात आप मुझ तक पहुंच रही है, आप जो कहना चाह रहे हो बात मुझ तक पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप जो है किसी विशेष परीक्षा के लिए कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? Yes. No, relaxation is something else. Relaxation is something else. Like say for example, are you comfortable with English? Say for example, the government wants to build set up a special economic zone or any industrial area, and the government has given a tax holiday. That is relaxation. That is not something. Got it? The government has exempted the stamp duty for getting the land registered. The government wants to attract the industries to come and establish. Like the best example for this is, the Baddi in Himachal Pradesh, the hub of pharmaceutical. The government has given a lot of incentives. The government has given, so that is the relaxation. There is a fundamental difference between the relaxation and the subsidy. You cannot use it as a synonym. Is that clear to you? Again, this is something else. See, I have taken an example of investment. Relaxation may be for any other, like in this COVID period, a lot of relaxation has been given. Okay, for each and every. See, again, I am coming to that point, only the subsidy. I am coming to that point, the subsidy. This is the most important part of the budget. क्यों? हर साल बजट में कैसा करता है कि सब्सिडी सरकार ने खत्म की, सब्सिडी सरकार ने बढ़ा, तो सब्सिडी आखिर है क्या? मालूम सबको? ऐसा कोई नहीं बैठा है यस Not on petrol there is no subsidy. On petrol there is no
subsidy as of my knowledge, I am not updated that my LPG also gets more subsidy. जब भी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ क्लियर हो ओके। एक तो मैं ये कह रहा कि अभी जो मैंने इनसे बात की कि रिलैक्सेशन और सब्सिडी में बहुत फंडामेंटल प्लीज रहो प्लीज फाइन without wasting time I will give you a very brief word here two words only I will give you that what subsidy is. Procurement price minus selling cost. I have not used the word price. Procurement price minus selling cost is subsidy. Procurement price. सरकार ने 100 रुपए में कोई चीज को खरीदा और 80 रुपए में उसको बेच दिया। Procurement price क्या है? What is the procurement price of the government? Government procurement price क्या है? 100 रुपए। और selling cost मैंने प्राइस की बात नहीं की। तो सब्सिडी कितने की हो गई? ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ? Procurement price minus selling cost. In a simple word. It's a subsidy. देखो सब मैंने बोल रहा कि बजट में एक प्रोविजन आता है ट्रांसफर पेमेंट। So also subsidy. Don't get confused. Right. This is a transfer payment. Subsidy is a transfer payment. ठीक है? ऐसे समझो पेमेंट्स में जैसे पेंशन क्या है? मुझे सैलरी मिल रही है। आई एम गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आई एम गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार जो है सैलरी दे रही है, ठीक है? और किसी को उत्तर प्रदेश सरकार जब पेंशन दे रही है, दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा अच्छे हो, थोड़ा सा मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि हर चीज आपको क्लास में बताई नहीं जा सकती। थोड़ा सा आपको देखो पेंशन जो है सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है, जो कि बजट का एक हिस्सा है, जो कल किसी ने बात करी थी। पेंशन इज अ सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है, जिसमें कल किसी ने ईपीएफ की बात की, पीपीएफ की बात की, ग्रेजुएट की बात, ये सब चीजें क्या है बजट में सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है। बजट में सोशल सिक्योरिटी कि हम कैसे किसी को सामाजिक सुरक्षा दें। जब तो अभी तो मैंने सब्सिडी बताया था, अभी मैं ट्रांसफर पेमेंट बता रहा हूँ बजट का। सब्सिडी समझ आ रही? नहीं, ट्रांसफर पेमेंट बजट का हिस्सा है, क्योंकि वो बजट के एक्सपेंडिचर में आता है। प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। सब्सिडी जो है गवर्नमेंट के बजट का हिस्सा है। कैसा कर सकते हैं? हर साल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इतनी सब्सिडी हम देंगे, इस चीज से सब्सिडी विड्रॉ करेंगे, ठीक है? तभी तो डेफिसिट क्लियर होगा। आप क्या करते हैं? मैं उसको लिख दूं तो जैसे अरे यार जीडीपी और जीएनपी ये सब तो पढ़ चुके होंगे, नेशनल इनकम पढ़ चुके हो। ओके फाइन, पहले इस पे बात करते हैं बजट के जो टर्म्स ऑफ बजट पे, क्योंकि डेफिसिट इसी पे जैसे पेंशन है वो ट्रांसफर पेमेंट, पेंशन किसको मिल रही है तो कुछ नहीं करता। तो जब भी हम ट्रांसफर पेमेंट की बात करते हैं तो वो यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है, वो एक तरफा। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन की व्यवस्था कर रखी थी, अभी भी कर रखी है। प्रणाली बदल गई है, लेकिन अभी भी व्यवस्था है, ठीक है? तो वो एक सोशल सिक्योरिटी के लिए ट्रांसफर पेमेंट होता है। सब्सिडी क्या है?
not so much for purely economic purpose to effectively implement the policy which government wants to. उन नीतियों को इफेक्टिवली लागू करने के लिए जो सरकार चाहती है उसके लिए कुछ इंसेंटिव देती है। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी बात रिलैक्स है कि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बने, तो हमने जो है ड्यूटी में छूट दे दी, हमने टैक्स हॉलीडे दे दिया 3 साल 4 साल 5 साल का, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि किसान अधिक से अधिक फर्टिलाइजर यूज करें, किसान अधिक से अधिक पेस्टिसाइड का यूज करें, तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, ठीक है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक मॉडर्नाइजेशन हो एग्रीकल्चर में, ये पिछले समय की बात है, अभी करंट फिनोमेना की बात, तो उसने डीजल पे सब्सिडी दी, क्योंकि जो भी जो है ट्रांसपोर्ट के या जब भी फार्म मैकेनाइजेशन और उससे आप ट्यूबवेल्स देते हो या ट्रैक्टर देते हो या जो भी एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की चीजें हैं, वो सब क्या डीजल से, तो सरकार डीजल पे अधिक सब्सिडी दी। एक समय ऐसा था कि डीजल और पेट्रोल के दामों में बड़ा अंतर था, ठीक है। तो सब्सिडी क्या है, समझेगा कि सरकार चाहती है कि आप इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, चूंकि वो आपको पहुंच से बाहर है या आपको पहुंच पे गए, लेकिन उसकी कीमतों को कम करके ये टोटल इट इज अ लॉ ऑफ डिमांड कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड होगी, इट इज टोटल लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सब्सिडी हुआ, ठीक है। बस सब्सिडी इज ट्रांसफर पेमेंट व्हिच इज इक्वल टू प्रोक्योरमेंट प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। सब्सिडी एक ट्रांसफर पेमेंट है जो कि प्रोक्योरमेंट प्राइस माइनस सेलिंग है, क्योंकि सब्सिडी के एवज हम सरकार को कुछ दे नहीं रहे हैं, एक तरफा है सरकार को हमको सब्सिडी दे रही है, लेकिन क्या सरकार उसके एवज हमसे कुछ चाह रही है? जैसे हम टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके एवज में सरकार की कोई लीगल कंपल्सन नहीं है कि सरकार उसके एवज में हमको कुछ दे, ठीक है। ये खरीद मूल्य, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, जैसे एमएसपी होती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसमें सरकार खरीदती है, प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना। तो सरकार ने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेची, हमने सेलिंग कॉस्ट का वर्ड यूज किया, क्योंकि जब भी हम प्राइस की बात करते हैं, whenever we talk about price, then the profit is included in that, जिस पे वो बेचते, जिस पे वो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्राइस है ना, जिसको उसने खरीदा, जैसे एलपीजी सिलेंडर सरकार ने 1200 रुपए में खरीदा, सेव कर, तो एक्चुअल प्राइस उसकी होगी 5%, प्राइस कॉस्ट ये सब अलग है, जितना उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। I don't want to go in that conceptual framework कि प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, वैल्यू क्या है। जैसे आपने ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है, या ये सब, तो वैल्यू कुछ और होती है, ये तीनों जो है समानार्थी शब्द नहीं है, वैल्यू प्राइस और कॉस्ट तीनों समानार्थी शब्द नहीं, ठीक है, तीनों अलग है, ठीक है। अब किसी ने अगर सर ने बोला है तो उसने हम आपको बता देंगे कि यार हाँ, जैसे प्राइस आप सब लोगों ने सुना, ठीक है। अभी मैं क्लास बात बताऊंगा, जब ये खत्म हो जाएगा तब यह सुनाएगा, यह खत्म हो गया और पीछे 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 ये तो इनके कैलकुलेशन के लिए पीछे 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 ये तो डिसमेंटल हो गया, प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और पीछे पीछे आप आगे आ रहे हो, हाँ, ठीक है। इसमें एक नई चीज आई है, ठीक है, और थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा, अब आ गए। एक नई चीज है मोनेटाइज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये अब पहले क्या होता था कि सरकार को जो घाटा होता था उसको आरबीआई से वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे एड हॉक ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, से भरपाई उसकी
करती थी, एडॉप्ट लिविंग विल से उसकी भरपाई करती थी। लेकिन अब इस प्रक्रिया को बदल कर दिया गया। अब अगर आप कोई भी नई टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा वेज एंड मीन्स एडवांस, जो अभी पिछले साल महंगा हुआ था कि सरकार ने कहा कि आरबीआई के पास इतना सरप्लस पड़ा हुआ वो हमको दे दो, जबकि आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी, आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। तो वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत सरकार अपने घाटे की पूर्ति करती है, ठीक है। 1990 से पहले एक प्रक्रिया थी जिसको हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन ऑफ डेट, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन जो सरकार की जिम्मेदारियां है, सरकार ने बहुत कुछ दिया, ठीक है, और जब उसको चुकता करने की बारी आई तो सरकार के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उस समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ और थी। लेकिन मैं उस समय के सरकार की को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आज हम लोग इस पर पढ़ रहे हैं और मैं किसी सरकार की बड़ाई कर रहा हूँ, ये कोई सरकारी नहीं है। कंप्यूटर सबसे पहले राजीनामा दिया, आज इस तरह से लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आदित्यनाथ ने जो है उसको एक अलग प्लेटफॉर्म दिया, तो कौन किसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, उस समय अर्थव्यवस्था किसी दूसरी थी एकदम अलग। तो सरकार क्या करती थी कि आरबीआई से कहती थी कि आप अपने नोट छाप दो, ठीक है, और हमने इतने लोगों को जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनकी मैच्योरिटी हो रही है, ठीक है, उनको वो पैसा हमने दे दिया, ठीक है। उसको हम कहते थे डीमोनेटाइजेशन ऑफ डेट। लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जो पूरे बजट प्रोसेस में सबसे बड़ी बात करें, अगर किसी भी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जिसके सुनाई दे रहा है ना, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जिसकी आय अधिक है उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी आय कम है उसकी सेहत बहुत ज्यादा है। आज अगर आलू जो है 15 रुपए की 20 रुपए किलो हो जाए तो जल्द नहीं कहीं डिफरेंस होगी मेरे लिए, क्योंकि मेरे टोटल बजट में उसका शेयर इतना इनसिग्निफिकेंट है कि उसके दाम घटने या बढ़ने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी जब हम इन्फ्लेशन से आता है मॉनेटरी पॉलिसी, अगर नमक जो है 20 रुपए से 40 रुपए किलो हो जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा आपको? पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा यार, वो 20 रुपए के 200 रुपए किलो है तो भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके टोटल बजट में उसका जो शेयर है ना बहुत कम, ठीक है। लेकिन जो गरीब आदमी जिसके टोटल बजट में दैनिक भोग का 80% ही खर्च हो जाता है, अगर वो चीजें नहीं हो जाएगी तो उसके सेहत, तो इस दो लाइन में शायद आप जो है, ठीक है। तो ये एक, ठीक है, अब देखो ये एक डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट इसलिए हुए कि जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है वैसे वैसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी चेंज होता चला गया कि अब हम बजट डेफिसिट की बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो समय और था जब बजट डेफिसिट की बात करते थे, क्योंकि जीवन का ओपन इकोनॉमी, हम खुली हुई अर्थव्यवस्था नहीं, एक क्लोज इकोनॉमी थी जिसमें कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आज एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें तो उस समय का अलग कॉन्सेप्ट। अब हम एक ओपन इकोनॉमी है तो अब हम जो है एक अलग बात, ठीक है। तो ये एक बजट के बारे में, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ भूल जाए, लेकिन एक चीज याद रखना कि सारे डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आपको ये बताता है कि सरकार का लेवल ऑफ इंडेटनेस, सरकार कितना उधार में है, ठीक है। अगर हमने 2.3% कहा जीडीपी का, तो इसका मतलब कि कितना हमारा जीडीपी है जो चला जा रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उधार चुकता करने के लिए, ठीक है। इसको कम करने के लिए आदमी लाए दो तरीके हैं, या तो हम अपनी जीडीपी को बढ़ा लें, भाई अगर हम अपने जीडीपी को बढ़ा लें तो जो ये 2.3% है वो घट के जो है, जैसे हमारे पास 20 रुपए की उधारी है, हमारी आय 100 रुपए है, तो कितना 20, तो या तो हम उस 20 रुपए को कम कर लें या तो अपनी आय को 100 रुपए बढ़ा कर 200 रुपए कर लें। समझ में आएगा? ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्थ बताती है, सरकार की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, आर्थिक सुदृढ़ता उसको बताती है।
और आप किताब में पढ़ना, ये युवा समिति कि 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, उस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट डबल डिजिट, फिस्कल डेफिसिट डबल डिजिट, दैट वाज अ बिग कंसर्न। ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा आपको किताब में पढ़ना, और अगली क्लास में पढ़ने के बाद अगर न हो तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, ठीक है? मैंने नंबर जरूर दे दिया है, लेना अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वेल इन एडवांस यू कैन व्हाट्सएप, दैट इज नॉट कॉलिंग नंबर, इट्स ओनली व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? यू कैन व्हाट्सएप, ठीक है? तो हो सकता है आपको वो कॉन्सेप्ट ना तो यू कैन व्हाट्सएप मी इधर एट व्हाट्सएप और इधर इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस, ठीक है? अब ये अलग चीजें थी, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल, जैसा कि हम बता रहे रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो अंतर है वही हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। जब हम जो है फिस्कल डेफिसिट में से जो है इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है, ठीक है? लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब इस बात से सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है। भाई आपको किसी से क्या मतलब है, तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है? तभी आप उसको पैसा दोगे, तभी आप वहां पर निवेश करोगे, ठीक है भाई? एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क, और व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? आज मैं थोड़ा सा लेट तक आऊंगा बिकॉज आई लेट। इसमें से कितने लोगों को मालूम है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में? इकोनॉमिक सर्वे अगला टॉपिक शायद हो गया, आप बड़े के बाद इकोनॉमिक सर्वे, फिस्कल पॉलिसी। अच्छा ओके, देखो इस बार छोड़ के, क्योंकि ये सामान्य समय नहीं, हर साल बजट से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण आता है, ठीक है? वो जैसे बजट जो पेश होता है, जैसे अगर फरवरी 2021 में बजट पेश हुआ तो वो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश हुआ, ठीक है? क्या भारत में कितने तरीके के कैलेंडर है? यस, वो नहीं, जैसे एक एकेडमिक कैलेंडर है 1 जुलाई को 30 जून, सेकंड फाइनेंशियल कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू एंड 1 द कैलेंडर ईयर, और एग्रीकल्चर का कैलेंडर। हाँ राइट, जैसे रबी खरीफ जायद, 3 मुख्य फसल है, रबी खरीफ और जायद, ठीक है? उनके बुआई और कटाई के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसका एक कैलेंडर कम से कम तक। इसमें 4 माह मिलेगा, ये जुलाई का मिलेगा क्या ही, वो भी 1 जुलाई से 30 जून तक, ये याद रखना। इसलिए जो 1 जुलाई है, जुलाई में जैसे धान मतलब जुलाई में वो है, और सितंबर अक्टूबर में काट है, ठीक है? आगे क्रॉपिंग पैटर्न, मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न एंड ऑल। इकोनॉमिक सर्वे जो है दैट इज द इंडिकेटर दैट व्हाटएवर वी हैव प्लान, जो हमने पिछले साल या उस वित्तीय वर्ष में प्लान किया था उससे हमने कितना अचीव किया और हम कितना उससे आगे बढ़े या नहीं बढ़ा, ठीक है? इसीलिए जैसे बजट हमेशा अगले वित्तीय वर्ष के लिए होगा। जैसे 2020 में बजट पेश किया गया तो किसके लिए होगा? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा वो किसके लिए होगा? 19-20 के लिए होगा। वो किसके लिए होगा? 19-20 के लिए, ठीक है? और जब आप आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे तो उसमें और 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस समय बेस ईयर क्या है? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि बेस ईयर को चेंज करके 17, 18 या 19-20 करके कुछ समथिंग लाइक दैट 2011।
व्हाट इज बेस ईयर? आर्थिक सर्वेक्षण में जब आप देखोगे, आर्थिक सर्वेक्षण को जब आप देखोगे तो होता है करंट प्राइसेस, ठीक है। करंट प्राइसेस पे क्या है एस्टिमेट्स है, कुछ क्विक एस्टिमेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ बेस ईयर के प्राइसेस पे एस्टिमेट्स होते हैं, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ मुख्य चीजें हैं। तो आपको आइडिया है बेस ईयर क्या है, करंट ईयर प्राइसेस क्या है, क्विक एस्टिमेट्स क्या है। वो इंडिया में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स से। दो चीजें होती है, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से इन्फ्लेशन वाला चैप्टर आएगा मैं बताऊंगा। बेस ईयर प्राइसेस का होता है जैसे जब भी हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, जैसे सेम फॉर एग्जांपल अगर आज किसी चीज की कीमत 10 रुपए है, ठीक है, और हमने कहा कि हमने उसका 10 किलो उत्पादन किया तो कितनी वैल्यू होगी हमारी 100 रुपए, ठीक है। उसको हमने रख दिया, वो पेरिशेबल आइटम है, खराब होने वाला आइटम नहीं, कल उसकी कीमत जो है 12 रुपए होगी, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई 120 रुपए। लेकिन क्या रियल टर्म्स में अवेलेबिलिटी बढ़ी है? नहीं, वास्तविक तौर पे वो 10 किलो का 10 किलो ही, लेकिन किस वजह से चेंज आया वैल्यू में? प्राइस की वजह से। तो टू नेगेट द इफेक्ट ऑफ जो प्राइस का चेंज है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन हम बेस ईयर प्राइसेस पे करते हैं। अभी जो नेशनल इनकम की नई ट्रेंड आई है, ठीक है, आप लोग अगर कोई लेटेस्ट आप हो तो अब नेशनल इनकम में जो हम एनएनपी की बात करते हैं ना, वो करंट प्राइसेस पे करते हैं, ठीक है। और जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य संवर्धन, ठीक है, जो जीडीपी बैक हो यार इंडियन आर्मी या प्रोसेस होती है कि एक्सरसाइज करने वाला होती है, मतलब तरीके से ना उनको जो फाइल होता है वो रेगुलर एक्सपेंडिचर है, वो पब्लिक गुड्स। फिर वही बात, अब वो नेशनल इनकम में पढ़ा है, उन्होंने कहा था ना कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसी भी देश की भौगोलिक सीमा और आर्थिक सीमा दो अलग अलग, ठीक है। हाँ, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। देश में रह रहा नागरिक, बस इतना समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये दो लाइन में, देश में रह रहा नागरिक तो भारतीय हो चाहे ना हो, तो किस में आएगी? घरेलू उत्पाद में आएगी, ठीक है। भारत का नागरिक वो देश में रह रहा हो या ना रह रहा हो, तो किस में आएगी? बस, ठीक है। अब जैसे इंडियन एम्बेसी है, यूएस में है, उस पर खर्च हो रहा है, तो जब दो देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले फ्रांस और इसके बाद भारत की सेना अभ्यास कर रही है, ठीक है, तो अब वो खर्च कौन कर रहा है, अब वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो है तो जो है पब्लिक गुड्स का एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वो सबके लिए, आप उसके लिए पे करें या ना करें, लेकिन उसकी सेवाएं आपको मिल रही है। ये बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बोल दिया पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स के बारे में बताया है, क्योंकि किसी की जरूरत क्लासिफिकेशन इसका बहुत लंबा है, ठीक है। कि जैसे कि सड़क पर अगर हम चल रहे, बहुत लोग चल रहे तो भीड़ रहा होगा, लेकिन अगर नेशनल डिफेंस तो कितने भी लोग रहे, अगर भारत की आर्मी है तो सब कुछ सुरक्षा होगा, ठीक है। कोई मछुआरा है, आज की तारीख में बात नहीं करें, जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था, वो मछली पकड़ रहा है समंदर से, तो एक मछुआरे के मछली पकड़ने से दूसरे मछुआरे के मछली पकड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे वो मछलियां कम, ठीक है। तो इस तरह से पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स और तमाम गुड्स की
परिकल्पनाएं आई, लेकिन आपको सिर्फ दो चीज में करना है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो आप देखो करंट ईयर प्राइसेस में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ये कहता है कि जो है करंट ईयर प्राइसेस में जब आप इकोनॉमिक सर्वे को देखोगे तो वैल्यूज हमेशा इन्फ्लेटेड मिलेगी, वैल्यूज हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब बेस ईयर पे देखोगे तो वो कम मिलेगी, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमेशा बेस ईयर की प्राइसेस ही सही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर 2019 में कमोडिटी एक्स की प्राइस 10 थी और क्वांटिटी 100 थी, तो वैल्यू कितनी हो गई? 1000। 2020 में प्राइसेस बढ़ गए 12 हुए, लेकिन क्वांटिटी जो है 90 हो गई, वैल्यू कितनी हो गई? 1080 हो गई, वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन क्या अवेलेबिलिटी बढ़ी? लेकिन अगर हम इसको वही तरह 19 के प्राइसेस पे लेते तो वैल्यू क्या आती? 900। वैल्यू क्या आती? नाउ वी कैन कंपेयर दैट वी गेट बेटर ऑफ, हम बेहतर स्थिति में पहुंचे हैं या खराब स्थिति, हमारी स्थिति बेहतर हुई है या खराब हुई, ठीक है। ये ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे हमको ये बताता है कि जो नीतियां हमने पिछले वर्ष बनाई और जो बजट में एलोकेशन किया उसमें हम कहां तक सफल हुए और कहां तक असफल हुए, तो उस बेसिस पे हम ये निर्णय ले सकते हैं। आप एक चीज गौर किए कि हमेशा बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है, क्योंकि बजट में कई बार 5 साल की योजनाएं घोषित होती है, ठीक है, 3 साल की होती है, 10 साल की होती है, ठीक है, उसके बजटरी एलोकेशन होते हैं, तो वो हमको ये इंडिकेट करता है कि हम आगे में किधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर हम इस बजट को तैयार करते हैं, ठीक है। कई बार आप देखोगे बजट में कुछ पॉलिसीज को विड्रॉ कर लिया, कुछ पॉलिसीज को हम विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि अभी कल टैक्सेस का, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर कि चीजें घटने की जगह बढ़ रही है, घटने का बारे में मतलब प्रॉब्लम्स में बात है, ठीक है। तो इट्स बेटर टू विथड्रॉ इट रादर देन टू कंटिन्यू इट, ठीक है भाई। इसी पे एक कॉन्सेप्ट आया जो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट है, अब पता नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको कहते हैं दिखा सको। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे हमारे बजट का आधार है। बेटा आपकी आवाज ही नहीं सुन, ऊपर लीजिए। ठीक है, जैसा अभी मैंने कहा कि मेनली हम ये देखते हैं किस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से हम जो है अपने बजट को, तो हमारे पास एक पिछले साल का डेटा है या पिछले साल का डेटा या उससे पहले का डेटा, ठीक है, या कुछ जानकारियां हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार में कुछ ही बात अभी जीरो बेस बजट की बात, जब हम कोई बेस नहीं लेते, when we don't take any past year data, जब हम पिछले वर्ष के किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं लेते हैं और एक नए सिरे से बजट बनाते हैं, उसी साल की सारी जानकारी को लेते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? जीरो बेस बजट, ठीक है।
तो बजट का एक मेन आधार क्या है हमारा? आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, क्लियर? तो उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि हम किधर की तरफ मूव कर रहे हैं। उसमें आप देखो सारे डेटा दिए होंगे कि भारत सरकार ने पिछले साल बजट में ये रोके किया था कृषि में, तो कृषि की विकास दर ये रही, इंडस्ट्री की विकास दर ये रही, इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री से। तो वो हमारे लिए आधार है कि जो हमने पिछले साल पॉलिसी बनाई तो कितनी सफल रही, कितनी प्रभावकारी रही या नहीं रही। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में समझना है। आगे आप लोग जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वो है फिस्कल डेफिसिट, सॉरी फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में कि राजकोषीय नीति क्या होता है? एनी आइडिया? क्या लगता है? ये सवाल पूछने का पर्पस सिर्फ ये है कि मैं कहां से शुरू करूं। ये मैं इसलिए नहीं जानना चाहता हूं कि आप क्या जानते हैं, इसलिए जानना चाहता हूं कि मैं कहां से शुरू करूं। लिखते इस पे कि समझ में आ रहा है? राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। सुना है सर? That is the part of the budget. See, there is a fiscal policy. तो दो मेन पॉलिसीज होती है, दो मेन पॉलिसीज होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। ठीक है, कल जैसे हमने बजट पढ़ा, ये जो मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो में है, इसलिए कुछ बहुत अगर लेना चाहो तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ तो बुक्स में आपको बहुत लेंदी तरीके से मिलेगा। ठीक है, इट इज वेरी प्रेस जितना आपको देखो एक चीज याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कभी भी किसी भी, जैसे कि आप लोग तो सिविल की तैयारी कर रहे हो, कोई एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, कोई परीक्षा छोड़ोगे नहीं। नो, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे अंदर इतना बड़ा भय है बेरोजगारी का कि हम कोई परीक्षा नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, ये सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, अरे यार अगर किसी गवर्नमेंट उसमें जो है कलर का निकले तो भी इसमें बहुत बुरे, नहीं बेरोजगारी का है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर पूछे कि इस अंतरराष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपको नहीं मालूम है तो सेफेस्ट तुक्का क्या होता है? जिनेवा। भाई हम भी कभी विद्यार्थी रहे, तैयारी की आप लोग की तरह, आज यहाँ में कल आदमी होंगे। ठीक है, उसी तरीके से कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। जब भी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें, कुछ चीजें लिखी हुई है, ये हमेशा सत्य है। इससे इतना हट के एक दो चीज और लेकिन ये चीज तो ही रहेगी, जैसे बेरोजगारी दूर करना, गरीबी दूर करना, साक्षरता बढ़ाना, ठीक है, आर्थिक विकास, आय में समानता, इसको सही हिंदी क्या होती है इसका किताब में देखो, जैसे इनकम इनइक्वालिटी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है भाई? हाँ, हाँ एकदम पढ़ा है। आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, ठीक है, और आपने जो टर्मिनोलॉजी की बात की थी ना बेटा, अगर टर्मिनोलॉजी हम बताने लगे तो साल भर लग जाएगा, क्योंकि 20 साल मुझे लगे, तो आपको कोई भी टर्म अगर
पता चलता है। आप थोड़ी सी मेहनत आप भी करो ना प्लीज, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। आप लिख के लाओ, इस तरह आपको एक नहीं समझ आएगा। इस क्लास में अगर 60 बच्चे बैठे हैं, रोज अगर एक बच्चा एक एक टर्मिनोलॉजी लिख के लाता है तो रोज आप 60 टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे। ठीक है, 10 दिन में 6 सीख जाओ। अब आप अगर हमसे सोचो तो हम कितनी टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं। अब इस बात मान लो, अभी हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी व्हिच डील्स विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। राजकोषीय नीति वह नीति है जो सरकार के आय और व्यय से संबंधित है, ठीक है, इसीलिए उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। ठीक है, आय और व्यय। अब उसमें हम बात करें सेविंग्स की, मान लो इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कहां से आए? जब हम व्यय की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक तो कंजम्पशन हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि हमने अभी कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी बजट में हमने बात की ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप कहोगे सर हम लोग तो उसको एज ए सिनोनिम एज ए समानार्थी यूज करते हैं। भैया क्या कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्यों? कुछ सेव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐसा होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है और बहुत ही क्लासिकल डिफरेंस है। ठीक है, अब तुम टर्मिनोलॉजी बात करो तो बताई दे, फिर कल भूल जाएंगे। सेविंग क्या है? रोज यूज करो। कल अगर मेरी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए टारगेट है, सब लोग यूज करते हो वर्ड प्राइस, या इसकी प्राइस क्या है, इसकी कीमत क्या है? यू हैव टू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द प्राइस इज। प्राइस किसको कहते हैं? जब वो कहता है कि ये 5 रुपए का है, तो आपने कहा ना ये इसकी कीमत कितनी है? 5 रुपए। तो 5 रुपए कीमत है क्या? वो तो जो है भाई तुम जान सकते हो, दुकानदार कॉस्ट अलग चीज होती है, वैल्यू अलग चीज होती है। एक बात जान लो, याद रखना हमेशा, कीमत कभी भी किसी सामान की नहीं होती, व्यक्ति की जरूरत की होती है। ये याद रखना। आप प्यास से मर रहे होंगे और पानी की बोतल कोई 10 रुपए वाली 100 रुपए बेचेगा ना, खरीदो। तो कीमत जो है उस पानी की बोतल की नहीं है, कीमत आपकी जरूरत है। और जब प्यास नहीं है, पेट भरा हुआ है, कुछ 5 रुपए में देगा नहीं लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। एनीवे, सेविंग क्या है? बचत। और बचत क्या है? सेविंग। क्यों? वेरी सिंपल आंसर है। सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड करता है, हाउस होल्ड करता है। ठीक है, हाउस होल्ड के इनकम के 2 हिस्से होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। जो हमारी इनकम है हाउस होल्ड के 2 हिस्से हैं, कंजम्पशन और सेविंग। फिर उसका इन्वेस्टमेंट आता है, फिर स्पेकुलेशन आता है, लेकिन नॉर्मली कंजम्पशन है, सेविंग है। एग्जैक्ट आप मैं कंक्लूड नहीं पाऊंगा ये, क्योंकि पीपल डोंट थिंक, वो सोचते ही नहीं, वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शब्द का मतलब क्या है इसको सोचना जरूरी नहीं है। जैसे आपको मैंने कहा ना कि इस मार्केट में प्राइस 10 रुपए है, तो 10 रुपए क्या है? प्राइस का मतलब क्या है? तो 10 रुपए क्यों बोल रहा है? तो 10 रुपए क्यों बोल रहा है? बताएंगे कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। सेविंग इज अ डिफॉल्ट कंजम्पशन, जो लोग आज हम कर सकते हैं उसको हमने भविष्य के लिए डाला कि आज हम 100 रुपए बचा रहे हैं, अगले महीने 100 रुपए बचाएंगे, फिर अगले महीने 200 बचाएंगे, इस तरह 1000 रुपए बचा के हमें किसको करते हैं। यही ना हुआ सेविंग। सेविंग इज डिफर्ड कंजम्पशन, सेविंग इज
जो आज हम कंज्यूम कर सकते हैं उसको हमने फ्यूचर के लिए टाल दिया, ठीक है। इसीलिए उसमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर दैट डिफर्ड पेमेंट। हमने त्याग किया ना, जिस चीज का उपभोग आज हम कर सकते थे उसका उपभोग हम भविष्य में करेंगे, तो हमने तो त्याग किया, ठीक है। तो आज आप देखो जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट्स हैं सेविंग अकाउंट्स को बहुत कम है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि आप पैसा बचाओ, चाहती कि आप अधिक से अधिक कंज्यूम करो, ठीक है, अधिक से अधिक कंज्यूम करो। तो जो फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा था, इट डील्स विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ फिस्कल पॉलिसी में थोड़ा सा नैरो सेंस में ये देखो, फिर ये रिकॉर्डिंग हो रही है और सबसे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में राज रही है, जैसे सोनिया गांधी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू की, ठीक है। और एक होता है पॉलिसी पैरालिसिस। उस समय की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था। पॉलिसी पैरालिसिस समझ रहे हो? मतलब मैं बहुत यूज कर रहा हूँ, पैरालिसिस का मतलब समझिए हमें, और पॉलिसी का मतलब भी समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मोदी जी ने उस पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म किया और जनधन खाते खुलवाए, और जो मिडिल मैन थे उनको एलिमिनेट कर, और सबको जो है जो बेनिफिशियरी अमाउंट है वो डायरेक्ट उनके खाते में जाना, लेकिन मिडिल मैन क्या हुआ? एलिमिनेट, ठीक है। आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, आप अभी उस चीज को जनधन खाते में भूल जाओ, क्योंकि अगर खाता ही नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो बचत करना और बेनिफिट देना दो अलग अलग है। अभी इसमें मैं तुमको बता दूंगा, ये कॉन्सेप्ट और है, बहुत अच्छी चीज तुमने बताई है, मैं अभी इस पे थोड़ा सा 10 मिनट बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन उठाया तुमने, ठीक है। आपके एलपीजी के सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाते में आ गई, जानते हैं इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? जो एजेंसी वाला सब्सिडी लेकर के सिलेंडर आपको 800 का सिलेंडर 700 में देता, तो ब्लैक में 800 में देता, सरकार से 100 रुपए ले रहा है और आपसे 100 रुपए ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब जो है सब्सिडी डायरेक्ट हमारे खाते में आने लगी, तो अब वो बेचेगा तो 800 में ही बेचेगा। लो भाई, सरकार को तुम 800 रुपए दो, सरकार उसमें 100 रुपए हमारे खाते में दे। मिडिल मैन का करप्शन दूर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो कई बार इस जैसे कल जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो है एक डिजिटल कैश ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाने की बात की, ताकि जो अधिक से अधिक वो, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि इट वाज नॉट फिजिबल, ठीक है। मोदी जी ने जो जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए, वो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश जिसको कहते हैं, ठीक है, कि जब तक आप बैंक तक पहुंचेंगे नहीं तब तक आपको सरकारी नीतियों के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक को यह टारगेट दिया गया, ठीक है। इसके पहले भी सरकार ने बहुत प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया, ठीक है, कि लोग अधिक से अधिक बैंक खाते खुलवाएं, लेकिन 18% का टारगेट था। दिस वी कॉल द मैजिकल फिगर, दिस वी कॉल द मैजिकल फिगर। वो मैजिकल फिगर को टच नहीं करता। लेकिन मोदी जी ने एक अपील की, ये ऐसा नहीं कि उनकी पॉलिसी तो मनमोहन सॉरी नो पॉलिटिकल से, ठीक है, एक अपील थी, एक एक्सेप्टेंस था। उस समय लोगों में 2009 में एक एक्सेप्टेंस था, ठीक है, सॉरी 2014 में एक एक्सेप्टेंस था कि जो बोला वो कर लिया, ठीक है, और उसको उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। उसके पीछे नीति है कि अधिक से अधिक लोग बैंक की सुविधाओं से जुड़े, जिसको कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। और जब बैंक से जुड़ेंगे तो सरकार की अधिक से अधिक नीतियों का लाभ हो ले पाएंगे। जैसे कि अभी किसान सम्मान योजना या क्या है, जिसमें 2000 रुपए क्वार्टरली जो है उनके खाते में, क्वार्टरली क्या है वो साल में 3 बार जाता है, ठीक है। अगर ये पैसा लेखपाल के द्वारा बांटा जाता तो क्या कहता लेखपाल? पहले 200 रुपये हमको दो,
कहता ही नहीं कहता है? लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो खाता नहीं रहता तो 200 रुपये जाता, जिसको जरूरत नहीं उसके पास जाता, ठीक है। और इससे अर्थव्यवस्था का स्वरूप बिगड़ता है और ब्लैक मनी से हमेशा अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता है, ठीक है। क्यों क्यों बदलता है आप इससे समझ सकते हैं। ये कहते हैं बहुत अच्छा सवाल था। ब्लैक मनी मतलब आपके साथ पैसा नहीं है, आप सोचो आपको पॉकेट खर्च के लिए आपके माताजी ने या पिताजी ने 100 रुपए दिए, आपको उसको खर्च करने का तरीका, और आप क्लास से बाहर निकले, गेट के पास पहुंचे और आपको 50 रुपए गिरा हुआ मिले, उसको खर्च करने का तरीका, अंतर आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? 100% आएगा, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता है। तो वही होता है कि जब ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट करती है, ठीक है, तो इकोनॉमी का स्वरूप बदल जाता है, जिससे कि जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जो गरीब जनता है, उसको हमेशा नुकसान, क्योंकि चीजों का दाम बढ़ जाएगा, चीजों का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिसके पास पैसा है वो अफोर्ड कर सकता है, और जिसके पास नहीं है वो, तो इस चीज को खत्म करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की गई। क्या 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 कमर्शियल बैंक एक तरीके से सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन अब ऐसे ऐसे सवाल बिल्कुल अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुमको लगेगा कि सर को आता नहीं है, और बताऊंगा तो जो है बैंक की जो फंक्शनिंग है, बैंक्स में अगर डिपॉजिट बढ़े, ठीक है, डिपॉजिट अगर बढ़े कितना, तो ये डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट उसको कहते हैं जो कि फिक्स होता है, जैसे आरडी आपने करवा ली या एफडी ले ली, तो टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है, जो हमारा करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट, जब हमने मांगा तो हमको पैसा मिलेगा, ठीक है। इंडियन बैंकिंग के साथ इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसको कि जब भारत सरकार कह रही है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे, और ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या कोई भी बैंक विश्व के शीर्ष बैंक में से नहीं है? क्यों नहीं है? इस पर सोचना, इस पर सोचना कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का कोई बैंक विश्व के शीर्ष बैंकों में से नहीं है। क्यों? उसका आप जो तुम बात कर रहे हो, सरकार को फायदा है क्या? जब डिमांड डिपॉजिट बढ़ा तो बैंक्स के कुछ ऑपरेशनल खर्चे भी बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? और बैंक के जब ऑपरेशनल खर्चे बढ़ेंगे तो उसको अपने आप को बनाए रखने के लिए लोन देना पड़ेगा। जब ऑपरेशनल खर्चा बढ़ेगा तो और ज्यादा जो है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। ऑपरेशनल खर्चा सबसे पहले क्या बढ़ा? अगर ये बढ़ा तो वो क्या मेंटेन करेगा? ये मेंटेन करेगा, ये बढ़ेगा, ये मेंटेन करेगा। भाई मैं अभी ये बता रहा हूं कि अगर डिमांड डिपॉजिट बढ़ा, टूल्स अलग है, ठीक है, टूल्स अलग है। अगर डिमांड, अगर बैंक में पैसा बढ़ गया तो उसको ये मेंटेन करना पड़ेगा। जब मेंटेन करना पड़ेगा तो उतना तो चला गया उससे बाहर, तो उसको उसकी कॉस्ट बढ़ गई ना, ठीक है। और जब कॉस्ट बढ़ी, ठीक है, ये इतना आसान मैकेनिज्म है। जो तुम कह रहे हो कि जब सरकार के पास पैसा बढ़ गया तो सरकार लोन दे, सरकार ने बैंक ने, ठीक है। आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, इसको लिखिए, ये हमेशा याद रखिए। बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, एनबीएफआई, जैसे पोस्ट ऑफिस है, लिसन, पहले लिखने से पहले सुनिए। जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसा जमा करते हो, पैसा निकालते हो, जस्ट लाइक बैंक, ठीक है।
आप कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जैसे श्रीराम फाइनेंस है, L&T है, टाटा कैपिटल है, वहां से भी आप लोन लेते हो, मुथूट गोल्ड फाइनेंस है वहां से भी लोन लेते हो, LIC में भी आप पैसा जमा करते हो और कुछ समय बाद मैच्योरिटी के बाद, ठीक है। तो बैंक में भी ये काम करते हो। तो कॉमर्शियल बैंक और इसमें अंतर क्या होता है? एक सबसे बड़ा अंतर होता है जो किताबों में लिखा रहेगा कि चेक का और उसका ये वो छोड़ो, वो सब तो अपनी जगह पर है। क्रेडिट क्रिएशन का कमर्शियल बैंक के अलावा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता। देखो, ओनली डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक्स एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन गैर बैंक क्या कहते हैं, NBFC, आई कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हिंदी में आई डोंट नो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो फंडामेंटल डिफरेंस है कि कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं और कोई इंस्टीट्यूशन क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन, ओके। तो हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी। नहीं, आज मुझे टारगेट जो है खत्म करना है, ठीक है। तो जो अभी किसी ने बात कही इन्फ्लेशन की, तो फिस्कल पॉलिसी के कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी दो तरीके की होती है, एक एक्सपेंशनरी विस्तारवादी राजकोषीय और एक संकुचित राजकोषीय। जब गवर्नमेंट जो है अपने टैक्स को बढ़ा देती है और एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, यानी कि वो अपने डेफिसिट को कम करना चाहती है, वो अपने डेफिसिट को टैक्स को बढ़ाएगी और अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, तो क्या करेगी? अपने डेफिसिट को कम करना चाह रही है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी। तो इससे क्या होगा? इससे आदमी की क्रय शक्ति कम होगी। जब टैक्स बढ़ता है तो नेशनल इनकम में आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, राष्ट्रीय आय है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत नियोजित आय क्या कहते हैं उसको, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब टैक्स बढ़ेगा तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होगी तो प्राइसेस क्या होगी? कम हो जाएगी। अब समझाएगा कि इन्फ्लेशन वही मैकेनिज्म यहां पर, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी, तो जब एक्सपेंडिचर को कम करती है तो जो पेज में क्या था समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड C plus I plus G, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर C plus I plus G, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम की, ठीक है, तो मांग क्या हो गई? कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी, संकुचित राजकोषीय। ये क्या करेगी? संकुचन लाभ। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। इसका मेन कारण होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमी को स्टिमुलस देना, जो इस समय चल रहा है। जो इस समय इस साल के बजट में आपने देखा होगा कि चाहे इनकम टैक्स खास करके कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने खर्चे को बढ़ाने की कोशिश करी है। तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है, पॉवर्टी एलिमिनेट करना, मतलब गरीबी दूर करना, ठीक है। क्योंकि जब सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी, नई नई योजनाएं शुरू करेगी, तो नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनसे जो है तमाम अन्य जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, ठीक है। नाउ द फोरम इज ओपन फॉर यू। ये दो मेन फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनल। अगर आप देखना चाहते हैं भाई, हाँ, जो मन में आप पूछ सकते हो। क्या हाँ, वो नहीं है,
तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सी क्योंकि सर दोनों अलग अलग होना चाहिए, ना कि ऐसा है कि कल तो मैंने यही बात कही थी, कल मैंने यही बात कही थी कि आप सरकार में दो चीज कर सकते हैं। एक ये है कि सरकार सबको फ्री में मास्क दे देते हैं, सर मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब ये कैपिटलिज्म एक अलग चीज है, ठीक है। आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट होना एक अलग चीज है, और किसानों को 2,000 रुपये देना, किसान सम्मान योजना है, ये अलग चीज है, ठीक है। देखो पॉलिटिकल पॉपुलरिज्म के लिए अडॉप्ट किया गया, थोड़ा सा विस्तार में बोलूंगा, थोड़ा सा समझना। पॉलिटिकल पॉपुलरिज्म के लिए अडॉप्ट किया गया कि कारण कुछ और अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदलने का कारण कई बार मजबूरियां होती है। जैसे 1991 में ऐसा नहीं कि जो है मनमोहन सिंह ने और पॉलिसी के साथ जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया, ये भारत सरकार की मजबूरी हो गई थी कि उसको ये करना था। क्यों करना था? क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन लगा दी। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन लगा दी जो कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़े, वो तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बारी पड़ गए, कैपिटलिस्ट सिस्टम होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरे इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़ोगे तो शुरुआत में 8 सेक्टर्स को जो है रिजर्व रखा गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, फिर उसको घटा के 3 किया गया, और अब उसमें से एक रेलवे को भी प्राइवेट सेक्टर में ला दिया, तेजस ट्रेन दौड़ा दी, ठीक है। तो अभी जो आप कैपिटलिज्म की बात कर रहे हो, इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ोगे ना, तो आजकल तो बात चल रही है क्रॉनिक कैपिटलिज्म की, इसको देखना, मैं नाम ले लूंगा, क्रॉनिक कैपिटलिज्म स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका, जहां पे बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज जो है लॉबिंग करके अपने फेवर में गवर्नमेंट पॉलिसीज बनवाते। प्लीज आई सेड नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात आ गई। अब कैपिटलिज्म तो चला गया पीछे, समझे बात को? कैपिटलिज्म तो पुरानी बात हो गई, अब तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात आ गई। ये अमेरिका में होता था, जहां पे बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज लॉबिंग करते थे, और लॉबिंग करके अब चूंकि गवर्नमेंट की मजबूरी होती थी क्योंकि वही इंडस्ट्रीज उनको फंड देते थे, तो आप देखो जैसे वहां पे कोई इंडस्ट्री से वो मिनिस्टर बन जाए, हिंदुस्तान में नहीं है ऐसा, कोई किसी बढ़िया पोजीशन पर एक मिनिस्टर, तो वो लॉबिंग करके अपने फेवर में गवर्नमेंट पॉलिसीज बनवाते। कैपिटलिज्म का डिस्टॉर्टेड, कैपिटलिज्म का विकृत स्वरूप जो है वो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, और ये हो रहा है। जो भी इकोनॉमिक कैपिटलिज्म की तरफ मूव की है, ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक। जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जितनी भी, देखो उसमें से अधिकतर क्या है? डेमोक्रेटिक। और अगर डेमोक्रेटिक है तो सारे निर्णय जो है इकोनॉमिक वायबिलिटी पे नहीं, कुछ पॉलिटिकल पॉपुलरिज्म के लिए भी होंगे, और जब उसके लिए भी होंगे और चुनाव होगा तो उसके लिए पैसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं सर? एनीथिंग एल्स? कि कैपिटलिज्म पुरानी कहानी हो गई है, और जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे वो एक मजबूरी हो, क्योंकि इसके लिए आप एक चीज पढ़ के आना, मैं बात करूंगा आगे डिस्कस CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको चालू खाते का घाटा कहते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर में आने वाली चीज है ये, सबसे ज्यादा कि चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है, चालू खाते का घाटा CAD हमारा घट रहा है, CAD हमारा बढ़ रहा है, ठीक है।
मिल जाए तो आपको